के विचारों से ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ लक्ष्मण यादव जी, आपसे मैं शिकायत नहीं करूँगा कि आपने लोहिया जी का नाम नहीं लिया। मुझे उम्मीद थी कि आप जरूर लेंगे, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया ये दो ऐसी शख्सियतें हैं कि इनका नाम लिए बिना इस देश की सामाजिक न्याय की लड़ाई न पूरी हो सकती है न शुरू हो सकती है। तो इसलिए, और लोहिया जी ने इच्छा भी व्यक्त की थी कि मैं चाहता था कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मिलकर काम करूं। और वो अलग बात है कि मायावती जी ने लोहिया और अम्बेडकर की एकता का उदाहरण ये भी दिया कि उन्होंने लोहिया के जन्म स्थान का नाम अम्बेडकर नगर रख दिया, तो वो भी एक तरह से लोहिया जी को भी श्रद्धांजलि हो गई और अम्बेडकर जी को भी श्रद्धांजलि हो गई, मेल हो गया दोनों का। खैर, अब चूंकि आखिरी में बोलने का मौका मिला और बहुत सारी बातें कही गई और लगभग मतलब मैं बहुत कुछ जो कहना चाहता तो बहुत सारी बातें तो तमाम पूर्व वक्ताओं ने कह दी। और एक बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ वो लक्ष्मण जी ने अपने आखिरी उसमें कह दी, पक्षधरता और तटस्थता वाली, जो आमतौर पर अपेक्षा की जाती है कि मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, और मैं हमेशा इसका खंडन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि निष्पक्ष तो कोई होता ही नहीं है, किसी न किसी पक्ष के साथ आप होते हैं, वैचारिक पक्ष हो, राजनीतिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, किसी न किसी पक्ष के साथ तो व्यक्ति रहता ही है। और जो कहता है मैं निष्पक्ष हूँ वो पाखंड है, मैं उसको नहीं मानता। मैं एक राजनीतिक बात करता हूँ, आप वोट डालने जाते हैं तो आप किसी को तो वोट देते होंगे ना, तो जब वोट देते हैं तो जिसको वोट देते हैं उसके प्रति आपकी पक्षधरता है, आप भले उसको न दिखाएं, तो कहीं ना कहीं विचार से आप जुड़े हुए हैं, किसी सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इसी तरह जो अभी कहा कि न्याय के साथ होना चाहिए, पक्षधरता होनी चाहिए, जन पक्षधरता होनी चाहिए, न्याय पक्षधरता होनी चाहिए और सत्य के साथ होना चाहिए। तथ्य पत्रकारिता के लिए तो मैं कहता हूं कि तथ्य और सत्य के साथ होना चाहिए। इसलिए पक्षधरता की बात जो है ये बेकार की बात है, मैं इसको खुद नहीं मानता। एक बात और बड़ी दिलचस्प हुई यहाँ पर मुझे, मैं उसको कहूँगा, मैंने पूनम जी को सुना और पूनम जी ने शायद है कि चली गई सर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मतलब हम लोग यहाँ पर जितने लोग जमा हैं, आए हैं सुनने, अगर वो अपनी पत्नियों को या अपनी बेटियों को भी साथ लाते तो ये हॉल भी भरा होता और हमारी बात बहुत दूर तक जाती। अब खैर चलिए, वो हो सकता कुछ काम पड़ गया होगा, आवश्यकता हो किसी के बारे में क्या कहा जाए, लेकिन एक अच्छी बात थी। मुझे लगता है आगे से इसका ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। और खुद डॉक्टर अम्बेडकर, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, तथागत बुद्ध या सामाजिक न्याय की लड़ाई में जिन जिन योद्धाओं ने, महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है, वो चाहे ज्योतिबा फुले हो, साहू जी महाराज हो और देवी सावित्रीबाई जी फुले जी हो, रामा स्वामी नायकर हो, नारायण गुरु हो, या जितने भी योद्धा रहे हैं, तो भगवान बुद्ध से लेकर के, और मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी ले आता हूँ, क्योंकि मंडल जब आया था तो उन्हें बहुत गालियाँ पड़ी थी, बहुत गालियाँ पड़ी थी विश्वनाथ प्रताप सिंह को। मुझे लगता है कि जब कभी सामाजिक न्याय की बात हो तो बीबीसी को याद करना चाहिए। और हम उन लोगों में थे मीडिया में जो हम लोग मंडल के पक्ष में जुलूस निकाल रहे थे, और बहुत हम लोगों को न्यूज़ रूम में बड़ी बहस होती थी। मैं नवारा टाइम्स में था उस समय, बहुत सारे लोग हम लोगों को भला बुरा भी कहते थे, लेकिन वो एक प्रतिबद्धता थी हमारी सामाजिक, वैचारिक। और मैं आपको एक चीज़, मैं बहुत बातचीत कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत वैसा भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल जो मेरे अपने अनुभव है पत्रकार के रूप में उनको आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उसमें जो बात निकल जाए वो शायद सबके मतलब की होगी। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब काशीराम जी अपना मिशन चला रहे थे 1980-81 के दौर में, DS4 और मानसेफ का गठन किया था उन्होंने, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में था और उसके बाद मैं पत्रकारिता में वहीं से आया, तो मैं उनको बहुत कवर करता था एक जर्नलिस्ट के रूप में, बिजनौर में, मेरठ में, दिल्ली में, तमाम जगहों पर। और मैं जब उनकी खबर लिखता था तो मुझे बड़ी हिकारत से देखा जाता था मेरे न्यूज़ रूम में कि अरे कहाँ यार, किसकी खबर लेके आए। और जो कुछ लोग तो जो ज़्यादा जातीय आग्रहों से, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते थे, तो कई बार ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर देते थे जो कि वर्जित है, क्या रहे किसकी खबर लिया है। लेकिन मैं कभी विचलित नहीं हुआ, उसे मैं बराबर उनके इंटरव्यू करता था। मैंने मायावती जी के वो आक्रामक भाषण भी सुने हैं उन रैलियों में, जब वो
और काशीराम जी खुद ही कह देते थे कि अगर यहाँ मनुवादी समाज के लोग हों तो हमारी बात सुन नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो अगर यहाँ से चले जाए तो ठीक है। लेकिन फिर भी मैं रहता था और खूब सुना मैंने, खूब लिखा। और हमारे टाइम्स के सहायक संपादक थे राजकिशोर जी, उन्होंने एक पुस्तक माला छापी जिसमें पहली किताब उन्होंने कुछ यक्ष प्रश्न करके, उसमें एक चैप्टर था जो काशीराम जी पर मैंने लिखा था, काशीराम और उनकी बसपा। वो मेरा पहला लेख था। अच्छा, मैं काशीराम जी को हमेशा काशीराम जी ही कह के बोलता हूँ, काशीराम कभी नहीं कहता। जब अटल जी कहा जा सकता है, मोदी जी कहा जा सकता है, गांधी जी कहा जा सकता है, काशीराम जी क्यों नहीं कहा जा सकता? यह अधिकार केवल एक वर्ग के लोगों का थोड़ी है कि उनके नाम के साथ आप सम्मान, सबका अधिकार है जिसने महान काम किया है इस देश में। इसलिए मैं चाहे जगजीवन राम जी हों, चाहे बाबा साहब के नाम के साथ तो बाबा साहब लग गया तो उससे बड़ा सम्मान तो कोई है नहीं। तो इसलिए तो मुझे लगता है बाद में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई बहुजन समाज पार्टी की और मुलायम सिंह जी की मिल करके 1993 में, तो मीडिया को भी समझ में आया कि हाँ भाई यही कोई ताकत है। और मैं नाहर सिंह जी बताऊं, मैं 1993 का चुनाव कवर कर रहा था और उस समय जनता दल पूरा एकजुट था। विश्वनाथ प्रताप सिंह, अजीत सिंह, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडीज, सारे, लालू यादव, नीतीश कुमार, सारे बड़े बड़े गद्दावर एक साथ थे। और एक तरफ कांग्रेस लड़ रही थी, कांग्रेस भी उसमें बहुत ताकतवर थी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी तो थी, उसकी सरकार गई थी कल्याण सिंह की, और एसपी बीएसपी का गठबंधन लड़ रहा था। मैं शायद उन कुछ पत्रकारों में था जो हमने आके कहा अपने दफ्तर में, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार बनने जा रही है। लोगों ने भरोसा नहीं किया मेरी बात। बोले तो तुम्हारा मुलायम सिंह जी से प्रेम बहुत ज्यादा है इसलिए तुम बोल रहे हो। राम सिंह जी को मालूम है कि मेरी नेता इस मित्रता थी। तो मैंने कहा नहीं, मुलायम सिंह जी के प्रति प्रेम नहीं है, ये मैं सच्चाई देख के आ रहा हूँ जमीन पर। लेकिन लोग माने, लेकिन जब रिजल्ट आए, क्यों किसी को भरोसा नहीं कि बीजेपी हार जाएगी। भाई शायद 1992 को जो सांप्रदायिकता का ज्वार पैदा हुआ था उस समय तो बात करना मुश्किल था। उसके बाद जब नतीजा आया तो मैं बड़ी दिलचस्प बता रहा हूँ, तो मैं काशीराम जी से मिलने गया जिस समय रिजल्ट आ रहे थे। उस समय तो ईवीएम था नहीं, उस समय तो देर तक चलते थे चुनाव। तो मेरे संपादक सूर्यकांत बाली जी थे, उन्होंने कहा कि यार काशीराम जी का इंटरव्यू चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ। मैंने उनका फ़ोन किया तो तुरंत उन्होंने बुला लिया मुझे, बोले आ जाओ। मैं गया तो वो उस वक्त क्या कर रहे थे, मैं काशीराम जी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा साहब के बाद मुझे लगता है दलित इस वंचित समाज को जगाने का काम जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया। और भारत रत्न का बाबा साहब को मिला कि जिसकी चर्चा राजकुमार जी कर रहे थे, ये वही आंधी थी पूरे उत्तर भारत में जो चल रही थी, जिसके दबाव में बाबा साहब को भारत रत्न मिला, जो उनको सब बहुत पहले भी ज़्यादा चाहिए था। तो मैं उनसे मिला, वो अंदर आप लोग आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश के नतीजे आ रहे थे। मैं उस व्यक्ति की दूरदृष्टि की बात करता हूँ, उस महान व्यक्ति की, कि उत्तर प्रदेश के नतीजे आ रहे थे और अंदर अपने कुछ साथियों के साथ बैठ के आंध्र प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव होने वाले थे, उस पर चर्चा कर रहे। तो ये उनकी दृष्टि थी। तो जब वो मैंने तो उनके जो सेक्रेटरी थे, कोई पाटिल करके हुआ करते थे, उसको उन्होंने बताया, साहब बजर दिया कि तो कहा हाँ वो रोक लो, मैं भी बात करता हूँ। अचानक वो निकले और गाड़ी लग गई, वो जाने लगे, पता लगा तो मैं दौड़ के गया। मैंने कहा अरे आपने मुझे बुलाया था, आप तो जा रहे हैं। बोले अरे क्या बताऊँ, नरसिम्हा प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुला लिया, मैंने उनसे समय मांगा था, वो तुरंत बुला लिया, मुझे निकलना पड़ रहा था। मैंने कहा मेरा इंटरव्यू क्या होगा। बोला यार इंटरव्यू तो आप मेरे लेते रहते हो, आप लिख देना जो आपका मन हो, मैं आपकी बात खंडित तो करता नहीं, क्योंकि आप वही लिखते हो जो मुझे लगता है कि भाई ये मेरा तमाम नेताओं के साथ रहा है, मुलायम सिंह जी के साथ वैसे ही रिश्ता रहा है। क्योंकि मैं कभी अमानत में खयानत नहीं करता था। अगर किसी ने मुझे ये स्वतंत्रता दी है कि मैं उसकी बात को लिखूं, तो जो उनकी बात होती वही लिखता था। तो मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको बताना पड़ेगा, मैं अगर उसमें कुछ बढ़ाऊंगा भी तो आज तो इतना बड़ा रिजल्ट आ रहा है। बोला अच्छा पूछो क्या पूछना है। तो मैंने कहा ये बताइए कि सांप्रदायिकता पर यह सामाजिक न्याय की ताकतों की जीत है। नहीं ये नहीं कहा। मैंने कहा ये सांप्रदायिकता पर धर्मनिरपेक्षता की जीत है, इसको किस रूप में परिभाषित करेंगे। बोले नहीं, ये हिंदुत्ववादी ताकतों पर जातिवादी ताकतों की जीत है। मैंने कहा जातिवादी। बोले हाँ। बोले मुझे हमें कोई इस पे संकोच नहीं है बोलने में, जाति तो इस समाज का सच है ना। और जब जाति सच है, और इस बात को 2 ही लोगों ने समझा, 3 लोगों ने समझा, बाबा साहब ने समझा, काशीराम जी ने समझा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समझा कि जाति समाज के यथार्थ है। कम्युनिस्ट कभी नहीं समझ पाए, वो हमेशा वर्ग में उलझे रहे, इसीलिए सिमटते चले गए।
तो जाति और वर्ग का जो द्वंद्व है उसको इन्हीं लोगों ने समझा। तो मैंने कहा कि मैं लिख दूँ इसको, बोले बिल्कुल लिख दो। और बाकी 2-4 बातें उन्होंने और कही, मैंने फिर आगे लिखा, पहले पेज में छपा कि हिंदुत्ववादी ताकतों पर जातिवादी ताकतों की जीत है, काशी राम करें। ऐसे ही एक बार मैं उनके प्रसंग से सुना रहा हूँ, मुझे लगता थोड़ा सा रिलेवेंट है। जब वो समाजवादी पार्टी की सरकार गिरा करके उन्होंने भाजपा के समर्थन से मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, उसके कुछ दिनों बाद फिर वो अलग हो गया। फिर मैं लखनऊ में पोस्टेड था उस समय 96 में, जब फिर 6-6 महीने वाली सरकार बनी थी तो एक लंच दिया मायावती जी ने। तो मैं उनके घर पे था, तो हम जर्नलिस्ट थे, तो मैंने, चूँकि काश्याम जी मुझे बहुत जानते थे, पहले से मैं कवर करता था, तो मैं उनके साथ बड़ी लिबर्टी ले लेता। तो मैं चला गया उनके पास, मैंने साहब आपसे कोई बात करनी। बोले बोलो, बैठो। हमने कहा ये बताइए, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती कि आपकी विचारधारा एकदम मनुवाद के खिलाफ है। बोले हाँ। और हमने कहा आप बीजेपी से समझौता कर लेते हो, कभी कांग्रेस से कर लेते हो, कभी मुलायम सिंह से कर लेते हो, आपका जो समाज जो जनाधार है वो इधर उधर क्यों नहीं होता? बाकी एकदम से आप यू टर्न लेते हैं आप अपनी विचारधारा के खिलाफ, और आप उसके बाद जो है आपका वोटर जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो बोले तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जिस समाज से आप आते हो ना, उस समाज का जो मूल्य है, सामाजिक वैल्यू सिस्टम, वो अलग है। हमारे समाज के वैल्यू सिस्टम दूसरे हैं, आप नहीं समझ सकते। तो हमने कहा आप समझा दीजिए। बोले हमारा समाज जो है वर्षों से दलित और वंचित रहा है, वो उसको रोटी के लिए और उसको सम्मान से ज्यादा रोटी की जरूरत होती थी एक समाज में। तो ठाकुर के घर भी जाता था, ब्राह्मण के घर भी जाता था, मुसलमान के घर भी जाता था, जहां से उसको मिल जाता था। उसको भूख है उसके अंदर, सत्ता की भूख है, उसको सत्ता चाहिए, और सत्ता मिलेगी तो सम्मान मिलेगा, और सम्मान मिलेगा तब उसको अधिकार मिलेगा, और तब अपनी लड़ाई लड़ पाएगा। इसलिए सत्ता जहां से मिलती है मैं वहां जाता हूँ और समाज को आगे बढ़ाते हैं। बोले ये आप नहीं समझेंगे, आप यहाँ ये है कि उसके बाद उससे अगर नाराजगी हो गई तो मूछ की लड़ाई हो गई, ये हो गए, ये सब मूछ की लड़ाई जब पेट भरा होता है, जब सत्ता होती है, सम्मान होता है, तब सामने आती है। और बात उनकी बिल्कुल आज जो आप देख रहे हैं कि हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ये वही लड़ाई है जो बाबा साहब से लेकर के गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध से लेकर के काशीराम जी तक जो है लड़ी गई है। और आज जिस सम्मान के साथ आज बाबा साहब सबके प्रिय हो गए, जिन लोगों ने उनके पुतले जलाए, जिन लोगों ने उन पर किताबें लिखी, उनकी रेडियस ऑफ हिंदुइज्म के खिलाफ किस तरह से जो है लिखा गया। अरुण शौरी जी ने तो एक वर्शिपिंग फॉल्स गॉड किताब लिख दी पूरी, और बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ क्या क्या नहीं कहा, जो अभी राजकुमार जी बता रहे थे विस्तार से, क्या क्या उनको नहीं कहा गया। लेकिन आज कोई ऐसा दल बता दीजिए, कोई ऐसा समूह बता दीजिए जो बाबा साहब का नाम लेकर के राजनीति न कर रहा, क्योंकि ये आपकी ताकत है, ये उस समाज की ताकत है। मैं तो इस बात को ये कहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, देखिए इस देश की, इस लोकतंत्र की आत्मा अगर है तो भारतीय संविधान है, और उस संविधान की अगर कोई आत्मा है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ये मैं पूरे कन्विक्शन से कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ये मैं इस बात को समर्पण के साथ कह रहा हूँ वैशाली, क्योंकि निश्चित रूप से जो भोग करके यथार्थ वो आगे बढ़े थे और इतना अध्ययन किया उन्होंने, इतना ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, और उसके बाद उन्होंने जो लिखा, जो संविधान की रचना की, वो संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान इसीलिए कहा जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता। और ये सही बात है कि अगर उस संविधान का अक्षरशः पालन हो तो इस देश को बदलने में, इस समाज को बदलने में कोई लंबा समय नहीं लगेगा। लेकिन उस समाज के तमाम, उस संविधान के तमाम सारे अनुच्छेदों और धाराओं को और उनके सारे प्रावधानों को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। और अब तो स्थितियाँ और जैसा कि देख ही रहे हैं, और संविधान को लागू कौन करता है? संविधान को लागू करते हैं नेतृत्व, और नेतृत्व को ऊपर उसकी गारंटी कौन देता है? वो संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं देती हैं। न्यायपालिका है, चुनाव आयोग है, मीडिया है, और तमाम सारी संस्थाएं जो है समाज, वो मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए जो बात लक्ष्मण यादव कह रहे थे कि भाई आपने जज कितने पैदा किए, आपने, जब तक आप लोगों के बीच से जज, आप लोगों के बीच से अधिकारी, जब तक आप लोगों के बीच से शिक्षा में, मीडिया छोड़ दिया मैं बोल रहा हूँ, लोग नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो संवैधानिक संस्थाओं, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जो संविधान है, उसकी सुरक्षा तब तक संभव नहीं होगी, क्योंकि उसको दता बताने वाली ताकतें अपनी कोशिश करती रहेंगी। अगर न्यायपालिका में लोग होंगे, अगर
चुनाव आयोग, CAG, ये जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, जब वो लोग होंगे जो बाबा साहब को मानते हैं तो अड़ेंगे और उसका प्रतिरोध करेंगे, और प्रतिरोध करके जनता को जब बताएंगे कहाँ गड़बड़ हो रहा है तो लोग खड़े होंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि जितनी प्रासंगिकता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों की 1950 में थी, उससे कहीं ज़्यादा आज है, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन की भावना पूरे देश में व्याप्त थी, देश का बंटवारा हुआ था, देश के अंदर जख्म भी थे, घाव भी थे, सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर एक स्वतंत्रता की भावना थी। और जो भी हो, चाहे तब कितने वैचारिक मतभेद हों उस समय के नेताओं से, हम सबके, लेकिन वो बड़े लोग थे, वो लोग जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, चाहे किसी धारा से आए हो, किसी पार्टी से आए, लेकिन बड़े लोग थे। आज के जैसे जो है छोटे लोग नहीं थे जो सीमित राजनीतिक स्वार्थों के कारण कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए देश आज उन विचारों की मुझे लगता है जरूरत बहुत ज़्यादा है। और चूंकि समय काफ़ी हो गया है, सबको भूख भी लग रही होगी, मैं जब आया था तो मैंने देखा था वो पंडाल में वहाँ कुछ खाने की व्यवस्था थी, तो बस मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले बस एक दो बातें करके मैं विराम दूंगा। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन जो था एक ऐसी धारा थी, ऐसी गंगा थी, या ऐसा प्रवाह था जिसमें तमाम धाराएं शामिल थी। उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी धारा थी, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तमाम सारे सामाजिक न्याय की जो पुरोधा थे उनकी धारा थी, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां की धारा थी, उसमें सुभाष चंद्र बोस की धारा थी, उसमें कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग थे, हर तरह के लोग थे, हर धाराओं का एक संगम था। तो मेरा मानना है कि जो एक कोशिश महापुरुषों को लड़ाने की होती है, उससे हमको बचना चाहिए, हमको उनको मिलाना चाहिए, उनके विचारों को, जहाँ से हमको अच्छे विचार मिले। मैं तो सबको मानता हूँ, मैं तो गांधी को भी मानता हूँ, अम्बेडकर को भी मानता हूँ, लोहिया को भी मानता हूँ, भगत सिंह को भी मानता हूँ, मुझे कहीं कोई विरोधाभास उनमें नहीं दिखता, उनमें मतभेद थे, मैं मानता हूँ। लेकिन आज उन मतभेदों को उजागर करने की बजाय उनमें जो ऐसे सुर हैं जिनसे ये समाज, ये देश, ये लोकतंत्र बच सकता है, आगे बढ़ सकता है, मजबूत हो सकता है, उनको मिलाने की जरूरत है। ये मेरा एक आग्रह है, रहता है हमेशा कि हम, वरना क्या होगा, कोई पटेल और नेहरू को लड़ा रहा है, कोई सुभाष चंद्र बोस और गांधी को लड़ा रहा है, कोई गांधी और अम्बेडकर को लड़ा रहा है, कोई सावरकर और, मतलब ये जो है पूरी व्यवस्था है। तो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा जो है, जैसे हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवारों में हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बाबा और परबाबा, उनके भी तमाम कमियां थी, लेकिन जब हम बैठते हैं, उनको याद करते हैं, तो उनकी अच्छाइयों को याद करते हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ी समग्रता, क्योंकि पूनम जी ने थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जो जिस तरह से इस्तेमाल किया, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उनका गांधी बोला, ऐसा किया, ऐसा शायद बाबा साहब भी नहीं करते। और बाबा साहब और गांधी जी का जो पत्राचार है, मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि आप ये समाज पर जितना अत्याचार हमारे समाज ने किया है, उसके बावजूद आपकी जो भाषा है वो बहुत विनम्रता की है, नम्र है। मैं शायद आपकी जगह होता तो मेरी भाषा बड़ी कटु और वैसी होती। तो बड़े लोगों के अपने अपने मतभेद, अपने मुद्दे थे उस समय, लेकिन मुझे लगता है हम लोग सबके प्रति जो है एक सम्मान का भाव रखना चाहिए, अपनी विचारधारा से कोई समझौता न किया जाए, लेकिन जिन लोगों ने इस देश को बनाने में रंचमात्र में योगदान दिया है, उनके प्रति एक हमको जरूर एक सम्मान का भाव रखना चाहिए। ये एक मेरा वो है। क्योंकि जनेश्वर जी का नाम लिया नाहर सिंह जी ने, तो जनेश्वर जी हम लोगों के नेता थे, लोहियावादी थे, और छात्र जीवन में जब हम लोग समाजवादी युवजन सभा और समता युवजन सभा JNU में हम लोग थे, तो जनेश्वर जी हमारे सबसे ज़्यादा पसंद हुआ करते थे छात्र नेता के, जब बुलाते थे हम लोग। तो मैं बस इस बात को ये कहूँगा कि आज जो संकट है, यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो जिसकी ओर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने इशारा किया, जितेंद्र मीणा जी ने इशारा किया, वो संकट है कि इस देश के वंचित, पिछड़े, दलित, सामाजिक रूप से जो भी पीछे, आदिवासी तबका, उनको पीछे करके दोबारा जो है इस देश को अखंड भारत के नाम पर खंड खंड कर दो या अंदर से खंड कर दो। मैं तो राष्ट्र के को लेकर भी मेरी अलग परिभाषा है, राष्ट्र और देश में मैं देश को ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो राजनीति शास्त्र के हिसाब से। लेकिन चलिए, राष्ट्र एक पॉपुलर शब्द है तो मैं राष्ट्र भी कह देता हूँ। तो उस पर कम से कम आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये जिम्मेदारी उन सब लोगों की है जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, कि जो तीर तलवारों का जो दौर चल रहा है उसको रोकें, अपने समाज में इस संदेश को ले जाएं। क्योंकि देखिए, आप अगर, मैं तो पत्रकार रूप में जानता हूँ कि जितने झगड़े टंटे होते हैं
उनमें ज़्यादा जो लोग जो है शिकार होते हैं वो भी वंचित समाज के होते हैं, और ज़्यादा जो उसमें सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं वो भी उसी समाज से आ रहे हैं। ये बड़ा विडंबना है इस चीज़ की। मतलब जिस देश में जब मंडल आया तो तुरंत मंदिर आ गया, और मंडल और मंदिर की लड़ाई चली। मंडल शुरू में मंडल जीता, उत्तर प्रदेश में भी जीता, बिहार में भी जीता और आगे बढ़ा। लेकिन आगे चलकर जो मंडल वाले जो नेता थे वो धीरे धीरे अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता छोड़ के अपने राजनीतिक अवसरवादिता के चक्कर में उन्होंने उस लड़ाई को पीछे कर दिया, और उसके बाद मंदिर वालों को मौका मिल गया इनरोड करने का। और वो जो समाज जिनके जो ताकत थे मंडल और सामाजिक न्याय की, वो समाज के लोग मंदिर की तरफ घूम गए और नतीजा सामने है। तो मुझे लगता है उस समाज को बाबा साहब की शिक्षाओं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ज्योतिबा फुले, इन सबकी शिक्षाओं से तक पहुंचाने की जरूरत है। और इसके लिए जो किताब ये लिखी है गौतम जी आपने, ऐसी पुस्तकें आएंगी और लोगों के बीच जाएंगी तो कम से कम जानकारी मिलेगी। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ों का प्रकाशन होना चाहिए। और वंचित समाज के लोग और पिछड़े समाज के लोग अगर मीडिया में, जैसे लक्ष्मण यादव ये बातें हैं डिस्कशन में, मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे लगता है जो मैं कहना चाहता हूँ उससे ज़्यादा बात तो मेरी यही कहनी। और कई बार और बिल्कुल जाति जनगणना होनी चाहिए, मैं तो उसका पक्षधर हूँ, क्योंकि कम से कम जातियों के बारे में पता लगे क्या स्थिति है। 1931 में हुई थी, उसको लेकर के फिर 2011 में हुई, लेकिन आंकड़े शायद उसे सार्वजनिक नहीं हुआ। तो क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जब जाति समाज का सच है तो होनी चाहिए, और उसके बाद पता लग जाएगा किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कितनी भागीदारी है, उसमें क्या है। मुझे तो लगता है कि उससे समाज बटेगा नहीं, उससे समाज ज़्यादा एकजुट होगा। मैं तो इसके पक्ष में हूँ। और आदिवासियों की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है मुख्य धारा में उनको लाने के साथ साथ उनकी संस्कृति है, उनके जो अधिकार है, जंगल के अधिकार, जमीन के अधिकार, उनकी जो लड़ाई चल रही है जगह जगह देश के हर साहब, चाहे कोई सरकार कहीं भी हो, आदिवासियों को लेकर उसका रुख एक ही रहता है। वो चाहे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है या किसी राज्य में बीजेपी की होगी, कहीं और होगी, लेकिन आदिवासियों की जमीन, उनके संसाधन, उनका जंगल जमीन, वो सब जो है छीनने की और उसको बड़े कॉर्पोरेट को देने की जो लड़ाई है वो चल रही है। वो चाहे उड़ीसा हो, चाहे वो झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, मुझे लगता है उस लड़ाई में हम सारे लोगों को उनके स्वर मिलाना चाहिए। और आदिवासियों को जिस तरह से फर्जी एनकाउंटर में उनके साथ कभी नक्सलवादी बता दीजिए कि नक्सली क्यों प्रभाव जमा रहे हैं वहाँ, अगर आदिवासियों में इसलिए जमा पा रहे हैं कि आप उनके साथ जो सुलूक कर रहे हैं, इसलिए आदिवासियों को जो है उनके अधिकारियों की लड़ाई बहुत जरूरी है, उसका समर्थन किया जाना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए सरकारों पर कि आदिवासियों के जो हक हकूक है उनको सुरक्षित रखा जाए। मैं तो पत्रकारिता के शुरुआती दौर में छत्तीसगढ़ काफ़ी जाता था। मीणा जी शंकरकुमार योगी उस वक्त जो मजदूर नेता थे, उनके और आदिवासियों के साथ भी काम कर रहे थे, उनसे मेरा बड़ा वैचारिक संबंध था, मैं मिलता था।